प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने कब किया था? तो उत्तर है 1801 ईस्वी में किया था। किस शब्द का? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने 1801 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तर है एपीकल्चर। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। कवक, जिसे अंग्रेजी में फंगस कहते हैं, के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सारोलॉजी। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था, यानी बांटा गया था? तो उत्तर है 2, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है कैरोलस लीनियस। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक कैरोलस लीनियस ने लिखा। अगला प्रश्न है, कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया? तो कैरोलस लीनियस ने 2 जगतों में विभाजित किया। किसको? जीवधारियों को। एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? तो उत्तर है लीनियस ने। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति लीनियस ने शुरू किया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? तो उत्तर है व्हिटेकर। व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और 5वां है जंतु जगत। अगला प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तर है मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिसम सेटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पिसम सेटिवम है। अगला प्रश्न है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है। सीसर एरिटिनम। अगला प्रश्न है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। अगला प्रश्न है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। अगला प्रश्न है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है। अगला प्रश्न है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैंपोस्ट्रिस है। अगला प्रश्न, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा है। ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो उत्तर है वंश का। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो पहला शब्द वंश का पहचान बताता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? तो जाति का। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो उत्तर है कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का सर्वप्रथम पुरकिंजे ने नाम दिया। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो उत्तर है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो उत्तर है कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीव द्रव्य में लगभग 80% जल भाग होता है। अगला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया।
सन 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। समझ में आया? किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका बड़ी होती है सबसे। अगला प्रश्न, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो उत्तर है कोशिका से। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कोशिका सेल कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर है कोशिका सेल 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न कह रहा है किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? तो उत्तर है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है नहीं होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है यानी होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? तो उत्तर है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है यानी होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक, ये लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो उत्तर है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर है लिंग प्रजनन क्षमता प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो लिंग प्रजनन क्षमता यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं अंग्रेजी में, किस चीज का बना होता है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडियोलॉजी कान से बना होता है। अगला प्रश्न है, तारक काय की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो तारक काय की खोज बोबेरी ने किया था, बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पादप कोशिका में सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउज ने सन 1953 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो उत्तर है जी.ई. पैलाडे ने सन 1955 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलाडे ने सन 1955 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किस चीज का बना होता है? तो उत्तर है आरएनए एवं प्रोटीन से। आरएनए एवं प्रोटीन से क्या बना होता है? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? यानी आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइनो न्यूक्लिक एसिड है। समझ में आया? डीएनए का पूरा नाम डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो उत्तर है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो उत्तर है अल्टमैन ने सन 1886 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? तो उत्तर है बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो उत्तर है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो उत्तर है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है या कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? तो कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट दोनों में। अगला प्रश्न है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो उत्तर है
कैमिलो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्जी काय को कहा जाता है। गाल्जी काय। प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। अगला प्रश्न है, बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करने के लिए लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो उत्तर है, कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नोट, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लवक किस में पाए जाते हैं? तो उत्तर है, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। अगला प्रश्न है, हरित लवक का रंग क्या होता है? तो हरित लवक का रंग हरा होता है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है, यह कैसा होता है? तो अवर्णी लवक का रंग रंगहीन होता है, यानी वो रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है, वर्णी लवक का रंग क्या होता है, यानी कैसा होता है? तो वर्णी लवक का रंग रंगीन होता है, मुख्य रूप से, यानी वर्णी लवक का रंग मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी होता है। अगला प्रश्न है, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो उत्तर है, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर समझना है, क्लोरोफिल एक प्रकार का पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, जिससे पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो उत्तर है, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसे पादप कोशिका का रसोई घर या रसोई कहा जाता है? तो उत्तर है, हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है, पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? संग्रहण मतलब भोजन कहाँ इकट्ठा करते हैं? तो पौधे अपने भोजन का संग्रहण जड़ों या भूमिगत तनों में करते हैं। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? यानी वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वर्णी लवक पौधे के फूल, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है, टमाटर हरा से पीला लाइकोपिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? तो उत्तर है, गाजर कैरोटीन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है। चुकंदर गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है, चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग विटामिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो उत्तर है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? तो उत्तर है, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्रोमैटिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? तो क्रोमैटिन प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 23 जोड़ा, 23 का दूना 46, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, यानी चिंपैंजी जो बंदर की प्रजाति है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24 जोड़ा, यानी 48 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 यानी 23 जोड़ा, 23 का दूना 46 होता है, और चिंपैंजी में 24 जोड़ा यानी 24 का दूना 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बंदर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। तो बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी इसका दुगुना 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में कितने? 21 और पूरे 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं बंदरों में। अगला प्रश्न है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक गुणसूत्रों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद 4 क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, कौन से होते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं? तो डीएनए में मौजूद 4 क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होते हैं। 4 क्षार कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक।